गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 4, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है औद्योगिक क्रांति। आज हम इसमें पढ़ेंगे भाप की शक्ति का प्रयोग, कि कैसे भाप की शक्ति का प्रयोग किया और कैसे उत्पादन शक्ति को बढ़ाया गया। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में पता चला सब लोगों को कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है, तो द्रव चालित जो शक्तियाँ थी, यानी जो पानी से चलने वाली जो मशीनें थी, उनमें ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों और मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार ही सीमित किया गया था। यानी पहले ये था कि जो मौसम था या जिस इलाके में पानी होता था, केवल वहीं ये द्रव चालित शक्ति का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब इसका प्रयोग अलग से किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती थी, प्रेशर पैदा करती थी, और अनेक प्रकार की मशीनें उससे चलाई जा सकती थी। उस समय ये जानकारी लोगों को होने लगी। इससे भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जिससे मशीनरी बनाने, यानी मशीनें बनाने और जो कि कम खर्चीली होती थी, ऐसा प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया जाने लगा, और जब कोयले और धातु की मांग बढ़ने लगी तो जो गहरी खानें थी जिनसे कोयला और धातु निकाली जाती थी, उसमें इसका प्रयोग किए जाने लगा। खानों में अचानक पानी भर जाता था, तो सबसे बड़ी समस्या थी ये इनके लिए कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए। थॉमस सेवरी ने 1650 से 1715 में खानों के बाहर पानी निकालने के लिए 1698 में इसने एक माइनर्स फ्रेंड नाम का एक भाप का इंजन का एक मॉडल बनाया। सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया। ये जो माइनस फ्रेंड जो इंजन था, भाप का जो इंजन था, इसमें जो छिछली गहराइयाँ थी यानी कि जो बहुत गहरी गहराई थी, वो धीरे धीरे काम करता था। उसमें अधिक दबाव नहीं होने के कारण उनका वाष्पित बॉयलर भी फट जाता था, यानी पूरी तरह से ये सही नहीं बन पाया था। भाप का जो इंजन था, एक और इंजन था, 1712 में बनाया गया थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा। इसके सबसे बड़ी कमी यह रही कि संघनन बेलन यानी कंडेंसिंग सिलेंडर लगातार ठंडा हो जाता था और ऊर्जा इसकी समाप्त हो जाती थी, यानी सही कार्य ये भी नहीं कर पा रहा था। और भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 में केवल कोयले की खानों में हो रहा था उस समय, जब जेम्स वॉट ने एक नया प्रयोग निकाला। इसने एक ऐसी मशीन विकसित की जो भाप का इंजन केवल साधारण पंप की बजाय एक प्राइवर मूवर यानी कि प्रमुख चालक के रूप में काम करने लगा। यानी कि अच्छा बनाया इन्होंने ये, जो कि चालक की तरह जैसे व्यक्ति कार्य कर रहा था, उसी तरह से वो भी कार्य कर रहा था, जिसमें कारखानों में जो शक्ति चालित जो मशीनें थी, उनको उससे ऊर्जा मिलने लगी। एक निर्माता और थे, मैथ्यू वॉल्टन। इनकी सहायता से जेम्स वॉट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। ये भी एक तरह का स्टीम था, इंजन था भाप का। और इस सोहो फाउंड्री से वॉट के स्टीम इंजन की बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। यानी अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भाप के इंजन में सुधार होने लगा और इनका प्रयोग होने लगा। 18वीं सदी के अंत तक जेम्स वॉट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान ले लिया। यानी कि पहले केवल द्रव्य के द्वारा शक्ति उत्पन्न की जा रही थी, अब भाप के द्वारा भी शक्ति उत्पन्न करके मशीनें चलने लगी थी। 1800 के बाद अधिक हल्की और मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीनी औजारों का निर्माण और वैज्ञानिक जानकारी और अधिक व्यापक होने लगी, और भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। अब लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले धातु को पीसने के लिए, चक्के चलाने के लिए घोड़ों को प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा और जनशक्ति और अश्व शक्ति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो गई। अब घोड़े और लोग जो कार्य कर रहे थे, उसका कार्य भाप की शक्ति ने किया, भाप के द्वारा किया गया।
1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में जो बना हुआ जो भाप का इंजन था वो संपूर्ण यूरोप में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उसका 70% अधिक उत्पादन वहाँ पर होने लगा, जितना कि अश्व शक्ति से या जनशक्ति से नहीं हो रहा था। इस प्रकार आज हमने पढ़ा भाप की शक्ति का, उस शक्ति के द्वारा कैसे उत्पादन का विकास हो रहा था, उत्पादन बढ़ रहा।